है आपका सिविल सर्विस प्रोटेक्शन में। सो गाइस, बिहार स्पेशल्स का सेगमेंट चल रहा है और हमारा जो टारगेट है या बीपीएससी 69 का जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है सितंबर मंथ में, अभी तक का जो भी सूचना है, नोटिफिकेशंस है, उससे यही पता चलता है कि जो बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है 69 वाला, वह सितंबर मंथ में होने वाला है। सो हमारे पास जो भी अभी 3 महीना 3.5 महीना का समय है, उसमें हम बिहार स्पेशल को इतना मजबूत कर लें कि जब पेपर का टाइमिंग आवे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेगमेंट बचा रहे कौन सा, करंट वाला। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप स्टैटिक जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप चैनल पे जाइए, पॉलिटी का मैंने बहुत अच्छे तरीके से लक्ष्मीकांत को प्रॉपर कराया हुआ है। जो जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट होते हैं उनको वहाँ पे बहुत तरीके से कराया गया है। आपके डिमांड पे आगे भी कराई जाएंगी जैसा आप बताते हैं जिस भी पोर्शन को, ठीक है। यहाँ पर जो भी बातें होंगी बिल्कुल एथेंटिक सोर्स से बातें होंगी और एथेंटिक लॉजिकल बातें होंगी। कोई भविष्यवाणी यहाँ पर नहीं की जाएगी कि पेपर ऐसा आता है, पेपर ऐसा आता है। जो भी बातें किया जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस पे बातें किया जाता है और जो भी बातें की जाएंगी आगामी पेपर के लिए पिछले पेपर के अनुभव पे बातें करी जाती हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पार्ट 5 है और बिहार स्पेशल का सेगमेंट को हम लेकर बात करने वाले हैं, जिसमें से आप 4 पार्ट को देख चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और बिहार का लाऊंगा जिसमें कि बिहार का भौगोलिक, पर्यावरण, जनसंख्या, नगरी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम चलेंगे बिहार के करंट अफेयर पे, ठीक है, ताकि 69 के लिए बिल्कुल हम प्रिपेयर रहें। समय हमारे पास अच्छा खासा बचा हुआ है जिसको पाकर हम बहुत अच्छे से आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के भूगोल पे, ओके, और बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, स्टैंडर्ड लेवल तक चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बिहार की भूगर्भिक संरचना है, जस्ट वेट, यस, जो बिहार की भूगर्भिक संरचना है, देखिए वहाँ पर 3 तरह के चट्टानों से मिलकर बिहार का भूगर्भिक संरचना का निर्माण हुआ है। पहला कौन सा है? धारवाड़ क्रम के चारों चट्टान, दूसरा है टर्शियरी, तीसरा है विंध्यन और चौथा है क्वाटनरी, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके इस पर बात कर लेते हैं। जो धारवाड़ क्रम के चट्टान हैं बिहार में, अगर उनकी बात करें तो इनका निर्माण काल क्या है, तो प्री कैम्ब्रियन युग। अगर प्रीलिम्स में ये बात आ जाता है कि धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण कब हुआ है, तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको बताना है प्री कैम्ब्रियन युग, ओके। सो इसको आप अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स में। अवस्थिति की बात करें तो जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ और राजगीर एवं गया। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी बात पढ़ते हैं, ठीक है, ना सिर्फ बीपीएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जैसे अब यहाँ पर आ गया कि बिहार शरीफ, ओके, जब बिहार शरीफ नाम आ गया तो आप आई होप कि अगर बिहार से हैं, नहीं भी हैं, तो बिहार शरीफ जो है पर्यटक स्थल भी है, राजगीर पर्यटक स्थल है, गया पर्यटक स्थल है। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि सिर्फ धारवाड़ को ही पढ़ रहे हैं, यहाँ से जुड़ी जितने भी सेगमेंट होती हैं, जितने भी सेगमेंट हैं, उनको भी आपको देखना है। गूगल से देखिए, किसी मैगजीन से देखिए, आपके पास जो भी बुक है उससे देखिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका जो एग्ज़ाम है आज के समय में क्वालिफाई हो पाएगा। अन्यथा जितने भी छपरीबाज भविष्यवक्ता बचे हैं, जो यूट्यूबर बन के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने को धांसू स्मार्ट टीचर बोल रहे हैं ना, उनकी बातों में प्लीज़ आप मत आना, अन्यथा बिल्कुल रह जाओगे, समय भी जाएगा, उम्र भी जाएगा, सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ ये ध्यान देना। जैसे बिहार शरीफ आ गया ना, तो हमने एक चीज़ यहाँ पर देख लिया कि धारवाड़ क्रम के चट्टान बिहार शरीफ में पाए जाते हैं। जो बिहार शरीफ की ज़मीन है, स्थिति है, वो धारवाड़ क्रम के चट्टान पे अवस्थिति है। और बिहार शरीफ में हम क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो आज के समय में ना हमें अपनी पढ़ाई के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तभी हमारे पेपर में कुछ हो सकता है और हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल रटे रटाई बातों पर मत चलिए, अपने को बिल्कुल अपडेट करिए और आज का जो पैटर्न का डिमांड है पेपर का ना, उस डिमांड को समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ हम बात कर रहे थे बिहार शरीफ की। अगर हम बिहार शरीफ की बात करें ना, तो यहाँ की अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 भाषा बोली जाती है, एक तो मगही भाषा, दूसरा हिंदी भाषा बोला जाता है, ठीक है। और इसके बारे में और अभी क्या बात कर सकते हैं, तो ये जो भारत का
ये जो राज्य है बिहार, ठीक है, यहाँ नालंदा जिले में एक स्थित नगर है जो कि बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से आप फैक्चुअल को, कॉन्सेप्चुअल को लेकर चलो, और आपको कोई मूल मंत्र नहीं पिलाने वाला है, सिर्फ मोटिवेट कर सकता है। वो भी कब तक? जब तक आप उस वीडियो को देख रहे हो। आपको अपने को सेल्फ मोटिवेशंस में रख कर के कोई भी काम करना पड़ेगा। देखिए, एक मैराथन है, मैराथन में सिंपल सी बात है, कमज़ोर व्यक्ति दौड़ता रहता है, लास्ट में टिकता वही है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हौसला होता है। तो मेरा बस कहने का तात्पर्य यही था कि अपने को अपग्रेड करिए। जो भी कंटेंट आता है ना, उसको एक तरीके से, सिरे से, बिल्कुल बेसिक्स उठाकर उसको एक हाई लेवल पर लेकर चलिए, ठीक है। चलिए, महत्व की बात करें तो सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, अभ्रक आदि के निक्षेप यहाँ पर मिलते हैं। अब आते हैं टर्शरी चट्टानों पे। अवस्थिति की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालय के तराई क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए, ये सब जो सेगमेंट है ना, यहाँ से पीटी वाला बात बनता है। यहाँ से पीटी का, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो यहाँ से पीटी के बातें बन जाते हैं, ठीक है। महत्व की बात करें तो काग्लोमेरेट, बालू पत्थर तथा चूना पत्थर के निक्षेप मिलते हैं। और संभावित तेल भंडार भी कहा जाता कि है, ठीक है। अब आते हैं विंध्यन चट्टानों पे। तो अवस्थिति की बात करें तो निचला विंध्य क्रम, सेमरी क्रम, रोहतास जिला। ऊपरी विंध्य क्रम की बात करें तो रोहतास के एवं कैमूर का सोन घाटी। महत्व की बात करें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पाइराइट निक्षेप, ठीक है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सारनाथ का स्तूप हेतु प्रयुक्त पत्थर। तो यहाँ से देखिए पीटी का बात बन सकता है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिए कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो सारनाथ के स्तूप है, वहाँ के जो पत्थर हैं उनके समानता की अगर हम बात करें, उनके इक्वलिटी की बात करें, तो ऐसे पत्थर, तो आप बताना कि ये जो विंध्यन चट्टाने हैं ना, यहाँ से इनकी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप नोट्स को बनाते चलिए और हाईलाइट करते चलिए। लास्ट यहाँ पे है क्वाटनरी चट्टाने। अगर अवस्थिति की बात करें तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वो क्वाटनरी चट्टानों का मैदान है। विशेषता की बात करें तो टेथी सागर के अवशेष एवं गंगा व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये हमारा पीटी का यहाँ पे सेगमेंट मिल गया, ठीक है, कि बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की अगर बात करें तो क्वाटनरी जो चट्टाने हैं सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती हैं, ठीक है। बिहार की भू आकृतिक संरचना की बात करते हैं तो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी का अगर विस्तार की बात करें तो त्रिवेणी नहर से भिखना डोरी दर्रे के मध्य। प्रमुख दर्रे की बात करें तो भिखना डोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रा, ठीक है। बिहार का यह उत्तरतम श्रेणी है। और सर्वोच्च चोटी की बात करें तो फोर्ट सोमेश्वर जो कि 880 मीटर, ये पश्चिमी चंपारण में। तो सोमेश्वर श्रेणी समझ गए। अगर पूछेगा सोमेश्वर श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है तो आप बताएंगे फोर्ट सोमेश्वर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हरहा घाटी, ये जो है वह जलोढ़ मैदान का भाग है। विस्तार की बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य है, ठीक है। अब आते हैं रामनगर दून पे। विस्तार की बात करें तो शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग है। अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो संतपुर निकट जो कि 242 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, तो इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। अब परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें, जो यहाँ पर कंक्लूड किया गया है, तो बिहार में मुख्यतः विभाजित किया गया है 3 भौगोलिक क्षेत्र। ओके, दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियां कहलाती हैं कौन कौन सी? टाल, उदाहरण के लिए मोर टाल, बड़िहार टाल, मोकामा टाल और सिंघौल टाल, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना पीटी के दृष्टि से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बाहर से इंक्लूड किया है जो कि आपको जानना चाहिए कि पटना का पुराना नाम क्या था। तो पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पालीबोधरा, पालीनप, अजीमाबाद, इनको याद रखना। यह पीटी में अक्सर इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित कंटूर लाइन द्वारा निर्धारण की अगर बात करें तो उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान, ठीक है।
उत्तरी मैदान की अगर बात करें तो जो क्षेत्रफल है वह 56,980 वर्ग किमी में है। प्रमुख नदियों की बात करें तो कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, महानंदा। वर्गीकरण की बात करें तो भाबर या तराई, बांगर, खादर व चौर, जिसको कि मन भी कहते हैं। अब आपसे अगर मैं यहाँ पूछूं कि सिंचाई के लिए उपज के लिए बांगर या खादर सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी मिट्टी होती है, तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ना उसको हम बांगर कहते हैं, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर कहते हैं। और उपज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खादर सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और ये मिट्टी कैसे बनती है बांगर खादर, जो बाढ़ होता है ना, बाढ़ में बहाव से जो मिट्टियों का निर्माण, जो टीलों का निर्माण होता है ना, वहाँ पे बांगर और खादर की मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, विस्तार की बात करते हैं तो भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर। ये जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान के अंतर्गत जो जिला आते हैं इसको आप नोट करेंगे। प्रमुख दोआब की बात करें तो महानंदा, कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब और गंडक घाघरा दोआब, इसको भी आप नोट करेंगे। अब आते हैं हम दक्षिणी मैदान पे। क्षेत्रफल की बात करें तो 33,670 वर्ग किमी में दक्षिणी मैदान बिहार का फैला हुआ है। प्रमुख नदियों की बात करें तो पुनपुन, किऊल व गंगा, ये 3 नदियां हैं प्रमुख। विस्तार की बात करते हैं तो गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक। ठीक है, प्रमुख पहाड़ी की बात करें तो गया, राजगीर, खड़गपुर, बराबर व गिरियक की पहाड़ी। वर्गीकरण की बात करें तो भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, अंग का मैदान। ओके, तो यहाँ से आपने उत्तरी मैदान देख लिया और दक्षिण का मैदान देख लिया। ठीक है, दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश की बात करते हैं। ओके, विंध्य पर्वत का भाग, कैमूर का जो पठार, औसत ऊंचाई 300 मीटर से 450 मीटर। विस्तार की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश से लेकर रोहतास बिहार तक। अन्य नाम की बात करें तो रोहतास पठार भी इसको कहते हैं। ओके, खड़गपुर पहाड़ी की बात करते हैं तो आकार त्रिभुजाकार है, कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। विस्तार की बात करें तो जमालपुर से जमुई तक और धारवाड़ क्रम की चट्टाने की अवस्थिति है ये। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है कौन सा, मोकामा के किऊल हरोहर की नदी घाटी में। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पीटी के दृष्टि से नोट डाउन करेंगे कि बिहार में भारत का लगभग 90% जो मखाना है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और उत्तर पूर्व के निम्न भूमि से बात करें तो बिहार का प्राचीनतम जो भूखंड है वह दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश है। इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो क्या है, बिहार का जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर इंक्लूड किया है, इसको प्लीज़ आप नोट कर लेना। बिहार की मृदाओं की बात करें तो जो बिहार की मृदाएं हैं, उत्तरी बिहार की मैदानी मृदाएं, दक्षिणी बिहार की मैदान की मृदाएं और दक्षिणी पठारी मृदाएं। ओके, तो इनको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। उत्तरी बिहार की मैदानी मृदाओं की अगर बात करें तो उप हिमालय पर्वतपदी मृदा है। अवस्थिति सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र जो कि उत्तर पश्चिम बिहार। रंग की बात करें तो गहरा भूरा या पीला, ये पीटी की दृष्टि से प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। विशेषता की बात करें तो जैविक पदार्थों की अधिकता है, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फसलें की बात करें तो धान, मक्का और जौ इसकी मुख्य फसल हैं। ओके, आगे चलते हैं। तराई क्षेत्र की मृदा की बात करते हैं तो अवस्थिति इसका जो है उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व के किशनगंज से लेकर के पश्चिम में चंपारण तक। रंग की बात करें तो भूरा तथा हल्का पीला। विशेषता की बात करें तो अम्लीय प्रकृति, फास्फोरस एवं पोटास की कमी तथा जैव पदार्थों की अधिकता है। फसलों की बात करें तो धान, पटसन, जौ, सरसों, गेहूँ। ओके, ये पीटी की दृष्टि से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा जो बांगर जिसको कहते हैं, अवस्थिति गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग के रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर
ये आप जरूर याद रखेंगे, पीटी की दृष्टि से पूछ लेता है कि बांगर और खादर का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ या इसके अंतर्गत कौन कौन से जिला हैं। ठीक है, रंग की बात करें बांगर मिट्टी का तो गाढ़ा भूरा व हल्का काला होता है। आपको याद रखना है कि जो बांगर मिट्टी होती है ये पुरानी जड़ मृदा होती है या उपज की दृष्टि से उतनी उपयोगी नहीं होती है जितना खादर मिट्टी होता है। ओके, विशेषता की बात करते हैं, चूना, पोटास की अधिकता, फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन की कमी। प्रमुख फसलों की बात करें तो गन्ना, मक्का, धान, गेहूं व जूट। नवीन जड़ मृदा जिसको खादर कहते हैं इनकी बात करते हैं तो कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा, मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग तक इसका क्षेत्र है। रंग की बात करें तो गहरा भूरा और काला रंग का। विशेषता की बात करते हैं तो चीका की अधिकता यानी क्ले का अधिकता है, नमी धारण करने की क्षमता है, उर्वरता भी इसकी बहुत अच्छी होती है। प्रमुख फसलें धान, गन्ना, गेहूं, मक्का और दलहन। ओके, तो ये पीटी की दृष्टि से आप याद रखना, ये चीज़ें यहाँ से कंक्लूड की जा सकती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ खुद से इंक्लूड किया है। क्या है, बिहार का सबसे बड़ा जो मंदिर है वह रामायण मंदिर है। ठीक है, जो कि चकिया खिस्सापुर पूर्वी चंपारण में स्थित है। रामायण मंदिर याद रखना, ये बिहार का सबसे बड़ी मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं। बल सुंदरी मृदा सो अवस्थिति बांगर के दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण व सारण जिला। ओके, रंग की बात करें तो गहरा भूरा रंग व सफेद। विशेषता चूने की अधिकता, क्षारीय प्रवृत्ति, कम उर्वरक। ये चीज़ें यहाँ से पीटी से आपसे पूछी जा सकती हैं तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। प्रमुख फसलें की बात करें तो धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची, केला। दक्षिण बिहार की मैदानी मृदाओं की बात करते हैं तो कगारी मृदा अवस्थिति गंगा के दक्षिणी व सोन, क्यूल व फल्गु नदियों के किनारे। रंग की बात करते हैं भूरा। विशेषता चूने की अधिकता है इस मिट्टी में। प्रमुख फसलें सरसों, जौ, दाल, मक्का और विभिन्न सब्जियां। टाल मृदा की बात करते हैं अवस्थिति बक्सर, मुंगेर, पटना, भागलपुर जिला। रंग धूसर रंग। विशेषता की बात करते हैं तो जलमग्न क्षेत्र, दोमट व चीका मृदा की प्रधानता, मोटे कण वाली मृदा होती है। प्रमुख फसलें रबी फसलें व दलहन। ये आप याद रखना पीटी की दृष्टि से। केरल जो कि केवाल मृदा के भी नाम से जानते हैं, इसकी बात करते हैं अवस्थिति बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर, औरंगाबाद जिला। रंग पीला व गहरा भूरा। विशेषता की बात करें तो सिल्ट, बालू व क्ले का मिश्रण, करैल मृदा, क्षारी, कैवाल मृदा, अम्ली व क्षारी, जल ग्रहण क्षमता और उर्वरता भी इसकी अच्छी होती है। पीटी की दृष्टि से इसको आप नोट डाउन करिए। प्रमुख फसलें गेहूं, धान, बाजरा, अरहर। एक बात याद रखना कि जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, देखिए किसी भी पेपर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है किसी भी आयोग का, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ पेपर का इनका नेचर क्या है, क्या डिमांड है। तो जब आप पेपर देखेंगे ना तो यहाँ पर जैसे केरल मृदा हो गया, कैवाल मृदा और बल सुंदरी मृदा हो गया। अब वहाँ पर क्या करेगा, फसल का नाम दे देगा और पूछेगा कि किस मिट्टी में यह फसल सबसे उपयोगी होती है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। इन पूरे लाइनों में सिर्फ 2 लाइन इंपॉर्टेंट, लेकिन जब पूरी कहानी नहीं समझोगे तो कहाँ से क्रॉस चेक कर पाओगे कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ओके, बलथर मृदा की बात करें तो अवस्थिति गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा व छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य संकीर्ण पट्टी नुमा क्षेत्र है। रंग की बात करते हैं तो पीलापन लिए हुए लाल रंग इसका है। विशेषता अम्लीय प्रकृति और कम उर्वरा की मिट्टी होती है यह। प्रमुख फसलें आलू, ज्वार, बाजरा और अरहर। ये पीटी की दृष्टि से इसको नोट डाउन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं जो कि इस बुकलेट में कही गई है। ठीक है, ये तो मेरा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है जो कि मैं बता रहा हूँ कि इसको आप पीटी की दृष्टि से याद रखना। लेकिन जो यह प्रकाशन है वहाँ पे भी बातें कही गई हैं कि भाई आपको क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो बिहार में पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में पाई जाने वाली मृदा
नवीन जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है ना कि जैसे क्षेत्र वाइज, जिला वाइज, ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि देखिए जलोढ़, देखिए मैं पहले बोला था कि जलोढ़ मृदा और जो बांगर होती है, खादर होती है, वहाँ पे अवस्थिति उनकी पूछती है कि भाई किन किन जिला को कवर करता है, किन किन क्षेत्रों को कवर करता है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ बातों को इंक्लूड किया है क्या, बिहार का प्राचीन जो नाम है वह मगध है। ठीक है, और आधार क्या है, प्राचीन इतिहास से ये साक्ष्य मिलते हैं कि जो बिहार है उसका प्राचीन नाम मगध है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदाओं की अगर बात करें, ठीक है, तो लाल बलुई जो मृदा है अवस्थिति रोहतास एवं कैमूर जिला, रंग लाल या पीला, विशेषता बालू की अधिकता, ह्यूमस की मात्रा और कम उर्वरा होती है। प्रमुख फसलें बाजरा, मक्का तथा ज्वार है। ओके, लाल व पीली मृदा की अगर बात करें तो अवस्थिति दक्षिण पूर्व बिहार, बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर, औरंगाबाद का पठारी क्षेत्र होता है। ओके, रंग की बात करें तो लाल है, विशेषता लौह तत्व की अधिकता और कम उर्वरा। यहाँ से पीटी के तथ्य बन सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। प्रमुख फसलें कौन से हैं, दलहन व मोटे अनाज। ओके, परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की कृषि होती है। कहाँ, उत्तर पूर्वी बिहार में। इसको आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यह। बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा है कौन सा, जलोढ़ मृदा। ओके, उपज की दृष्टि से बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है यह। धान तथा जूट हेतु उपयुक्त मृदा कौन है, खादर मृदा। देखिए, एक होता है वांगर, एक होता है खादर। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको हम खादर कहते हैं, जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको हम बांगर कहते हैं। ये उपज की दृष्टि से बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है मोकामा टाल। ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है मोकामा टाल। ओके, चलिए आगे चलें। प्रमुख तथ्य की बात करें तो पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ, तो 45.85%। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ, मुंगेर जिला में। बिहार का अधिकांश भूभाग आच्छादित है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ बातें इंक्लूड की गई हैं। जो बिंबिसार है, बिंबिसार को बिहार का वास्तविक संस्थापक राजा माना जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बिहार की अब नदियों की बात करते हैं। ठीक है, गाते हैं गंगा नदी पे। बिहार में प्रवेश चौसा बक्सर जिला में, मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह करती है। जो बिहार झारखंड सहित इसकी लंबाई है 445 किमी। ओके, बिहार में प्रवाह क्षेत्र प्रमुख धारा 15,205 वर्ग किमी में। ओके, गंगा नदी के किनारे स्थित जिले हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो 12 हैं। भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है गंगा की, वह है पटना में। इसको आप याद रखना। ओके, उत्तर दिशा की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा व बया नदी। दक्षिण दिशा से अगर संगम की बात करें तो सोन, पुनपुन, कर्मनासा, किऊल, फल्गु, काओधोरा, धर्मावती, गंगी, बदुआ नदी आदि। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी बिहार की नदियों की अगर बात करें तो गंडक नदी पे आते हैं। बिहार में प्रवेश वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में करता है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किमी। अन्य नाम काली गंडक, सदानीरा, गंडकी, नारायणी, सालीग्रामी। ओके, प्रवाह मार्ग की बात करें तो पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण,
सारण, गोपालगंज, वैशाली, सिवान तथा मुजफ्फरपुर जिला। संगम की बात करें तो गंगा नदी में हाजीपुर में अपना मिलती है, संगम बनाती है गंडक नदी। ओके, विशेषता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिहार की यह सीमा रेखा तय करती है। अब आते हैं घाघरा, जिसको कि हम सरयू नदी के भी नाम से जानते हैं। बिहार में प्रवेश करती है गुठनी, सीवान जिला में। बिहार में इसकी लंबाई 83 किमी 83। प्रवाह मार्ग सिवार एवं सारण। ओके, जो छपरा है, छपरा वह सिवान सारण में उसका हेडक्वार्टर है। ये आप याद रखना कि जो हेडक्वार्टर है छपरा का वह सारण है। ओके, घाघरा ने बात कर ली। और हाँ, इसका संगम जो है गंगा नदी में रिविलगंज, सारण में। विशेषता की बात करें, ये जो रिविलगंज है यह पटना से अप्रॉक्सीमेट 81-82 किमी की दूरी पर रिविलगंज है। ओके, ये जगह याद रखना कि जो घाघरा है ना, घाघरा वो गंगा नदी से मिलती है कहाँ, रिविलगंज में। इस जगह को प्लीज़ याद रखना, ठीक है। विशेष की बात करें तो प्रायः मार्ग में परिवर्तन उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा पे। और सहायक नदी कौन कौन सी है, राप्ती और महाकाली नदी। यहाँ पे कुछ बातें हैं, विशेष हैं, इंक्लूड किया गया है। क्या है, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। प्रमुख नदी गंगा, कोसी, सोन व गंडक। अब आते हैं बूढ़ी गंडक पे। उद्गम चौतरवा, बिशंभरपुर, पश्चिमी चंपारण में। बिहार में इसकी लंबाई 320 किमी। सहायक नदी मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिऊर, घनौती, कोहरा व दंदा। ओके, संगम की बात करें तो गंगा नदी में खगड़िया के निकट ये संगम बनाती है। विशेषता की बात करें तो बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यह है। ये पीटी की दृष्टि से आप इसको याद रखना। और उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है। ओके, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये प्लीज़ आप इसको जरूर याद रखना कि बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक अगर नदी कोई है तो कौन है, तो बूढ़ी गंडक। इसको आप याद रखेंगे। कोसी नदी पर आते हैं। अन्य नाम बिहार का शोक भी इसको कहते हैं, ठीक है। और कौशिकी ऋग्वेद में इसको कहा गया है। तप्त कोसी इसको नेपाल में तप्त कोसी के नाम से जाना जाता है, कोसी नदी को। बिहार में प्रवेश की बात करें तो भीमनगर में, जो कि सुपौल जिला के समीप है। संगम की बात करें तो गंगा नदी में यह कुर्सेला कटिहार जिला में संगम बनाती है। सहायक नदी बागमती, अरुण, तामूर, सुनकोसी, कमला, बलान, दुधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, लिखू खोला। ओके, बिहार में इसकी लंबाई 260 किमी है। अब आते हैं बागमती नदी पर। उद्गम स्थल की बात करते शिवपुरी सेड़ी नेपाल में। संगम कोसी नदी बदला घाट पे। बिहार में प्रवेश कहाँ करता है, तो सोरावती ग्राम ढेग, जो कि सीतामढ़ी जिला में है। बिहार में इसकी लंबाई 394 किमी। सहायक नदी कौन सा है, लाल बकैया, छोटी बागमती, सिपरी, मनोहरा व कोला। अब आते हैं कमला नदी पे। उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल में। बिहार में प्रवेश जयनगर मधुबनी जिला में। संगम बागमती नदी बदला घाट खगड़िया जिला। बिहार में इसकी लंबाई 120 किमी। सहायक नदी की बात करें तो सोनी, ढौरी, बलान व त्रिशूला, मैनावती। ओके, विशेषता की बात करें तो मिथिलांचल की पवित्र नदी इसको माना जाता है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। बिहार जनसंख्या के हिसाब से तीसरा है, एरिया के हिसाब से 12वें नंबर का यह राज्य है भारत में। बिहार में कौन सा शक्तिपीठ है, तो मिथिला। इसको प्लीज़ आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब महानंदा नदी। उद्गम स्थल मालधी, राम पहाड़ी, दार्जिलिंग। बिहार में प्रवेश किशनगंज जिला। संगम गंगा नदी में गोडागारी घाट बांग्लादेश। सहायक नदी की बात करें तो मेची, बालासोन, कनकाई, रतवा, त्रिनाई, सोनो, चौंदी। ठीक है, बिहार में इसकी लंबाई 376 किमी। फल्गु नदी पर आते हैं। जस्ट वेट, या थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। दक्षिण बिहार की नदियों की बात करें तो सोन नदी है।
बिहार में प्रवेश रोहतास जिला में करता है। बिहार में इसकी लंबाई 202 किमी है। संगम गंगा नदी में मनेर पटना में बनाता है। सहायक नदी कौन सा है? गोपद, रिहंद, बनास, कन्हर व उत्तरी कोयल। पुनपुन नदी उद्गम स्थल पलामू झारखंड। बिहार में प्रवेश गया जिला में। बिहार में प्रवाह गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना जिला। संगम गंगा नदी फतुहा पटना में। सहायक नदी मादर, बिलरो, मोरहर, दरधा, रामरेखा, बुतावे। बिहार में इसकी लंबाई 235 किमी है। फल्गु नदी पे आते हैं। उद्गम लीलागंज, निरंजना व मोहन नदी के संगम में गया बिहार में। मुहाना, पुनपुन नदी ताल क्षेत्र। शाखाएं की बात करें तो धोधर, खूरी, गोकायन तथा धनराजी आदि। विशेषता की बात करें तो इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान यहाँ पे किया जाता है गया में। ठीक है, तो ये भी याद रखना, फल्गु नदी मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम का चाहे किसी भी स्टेट का पेपर हो, ये जो फल्गु नदी है ये याद रखिएगा। इसको निरंजना नदी भी कहते हैं, फल्गु नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसी नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, तो आप सेगमेंट को याद रखिएगा। अजय नदी उद्गम बटपाड़, जमुई जिला बिहार। संगम भागीरथी नदी पश्चिमी बंगाल में। बिहार में प्रवाह कहाँ करता है? जमुई, मुंगेर जिला में। इसको आप याद रखिएगा। सकरी नदी उद्गम छोटा नागपुर पठार। बिहार में प्रवेश गोविंदपुर के निकट नवादा जिला में। बिहार में प्रवाह नवादा, पटना, गया, मुंगेर जिला। संगम की बात करें तो गंगा नदी में किऊल तथा मोरहर के साथ यह संगम बनाता है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको भी देख लेते हैं। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर क्षेत्रफल के आधार पर, शेखपुरा जनसंख्या के आधार पर। प्लीज़ आप इसको याद रखना, ये पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे कंक्लूड किया गया है कि बिहार का सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर शिवहर है और जनसंख्या के आधार पर शेखपुरा है। ओके, बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास है। यहाँ का जो एजुकेशन रेशियो है 73.37% है। भारत में न्यूनतम जो स्थान है बिहार का है किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी आप दोनों चीज़ याद रखिएगा। कर्मनाशा नदी उद्गम स्थल कैमूर पर्वत बिहार। संगम गंगा नदी कहाँ? चौसा बक्सर जिला में। विशेषता की बात करें तो अशुभ या अपवित्र नदी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश व बिहार सीमा बनाती है यह। ठीक है, और चानन नदी की बात करें तो अन्य नाम पंचानन। उद्गम छोटा नागपुर पठार। प्रमुख धाराएं तिलैया, पैमार, धराजे, महाने। आपस में संगम गिरियक नालंदा जिला में बनाता। उद्गम की किऊल नदी जो उद्गम है गिरिडीह जिला झारखंड। सहायक नदी की बात करें तो वर्नर, हरोहर व अंजन। बिहार में प्रवेश सतपहाड़ी, जमुई जिला। संगम की बात करें तो गंगा नदी सूरजगढ़ व लखीसराय जिला में संगम बनाता है। ओके, परीक्षा की दृष्टि से कुछ बात करते हैं यहाँ पर कि सिकराना नदी को जाना जाता है बूढ़ी गंडक के नाम से। डिहरी बांध स्थित है सोन नदी पर। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी बागमती है। मेची सहायक नदी है महानंदा की। देवहा और गोगरा अन्य नाम है घाघरा नदी की। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक नदी। लखदेई व करनाली नाम से जानी जाने वाली नदी है कौन सा? घाघरा नदी। अब्दुल बारी पुल स्थित है सोन नदी पर। ये याद रखना पीटी की दृष्टि से। सोन नदी के अन्य नाम हैं हिरण्यवाह व सोनभद्र नदी। ओके, अब एक बात याद रखना कि जो सोनभद्र नदी है ना, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है सोनभद्र, जो कि मिर्ज़ापुर व वाराणसी के पास में यह जिला है। ठीक है, सोनभद्र। ठीक है, और यहाँ से भी सोन नदी निकलती है जो कि रिहंद बांध सोनभद्र में है। ठीक है, जहाँ पे हिंडाल्को है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको भी देखिए। बिहार
जो 3 राज्य हैं देश में सीमा साझा करते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल व नेपाल। ठीक है, आई होप इसको पता होगा आपको, लेकिन ये भी आप प्लीज़ याद रखना कि ठीक है, जो बिहार है वो 3 राज्यों के साथ साझा करता है सीमा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल व नेपाल। सॉरी 3 राज्य और 1 देश, ये मेरा मिस्टेक है, ये याद रखना कि 3 स्टेट और 1 कंट्री। ठीक है, कंट्री कौन सा है, वह नेपाल है। ठीक है, और राज्य कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश, झारखंड व पश्चिमी बंगाल। ठीक है, बिहार के जलप्रपात, उष्णकुंड व झीलों की बात करते हैं। अब आते हैं बिहार के जलप्रपात, उष्णकुंड व झीलों पे। ठीक है, तो ककोलत जलप्रपात अवस्थिति जो है इसका है ककोलत पहाड़ी, नवादा जिला में, बिहार झारखंड की सीमा के निकट यह अवस्थित है। प्रमुख अगर इसकी बात करें तो जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह लगभग 80 फीट की है। कुल ऊंचाई लगभग 160 फीट की है। विशेषता की बात करें तो कोडरमा पठार से उद्गमित 7 जलधाराओं के मिलने से निर्माण पांडवों से यह संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं कि सारी बातें इंपॉर्टेंट है। जो ककोलत जलप्रपात है ना, आप इसका ऊंचाई याद रख लो कि कुल ऊंचाई कितनी है, 160 फीट हो गया। ठीक है, अवस्थिति यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ककोलत पहाड़ी नवादा जिला में स्थित है और यह बिहार झारखंड की सीमा के निकट स्थित है। यहाँ से इतना ये इम्पोर्टेंट हमारा कहाँ के लिए, पीटी की दृष्टि से हो जाता है। ओके, अब आते हैं धुआं कुंड व मांझर कुंड जलप्रपात अवस्थिति। यह ताराचंडी पहाड़ी, रोहतास जिला। नदी धोवा व काव। सिंखों की बात करें तो यह महत्वपूर्ण स्थल है सिखों के लिए। तो ये हमारे पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। ओके, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। करकगढ़ जलप्रपात अवस्थिति कैमूर जिला, ऊंचाई 100 फीट। कैमूर वन अभयारण्य का भाग क्षेत्र में यह आता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तुतला भवानी जलप्रपात, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं क्या, तुतहारी या तितुला धाम के भी नाम से जानते हैं। नदी कचुआर, जिला रोहतास, ऊंचाई 200 मीटर। यह नायक प्रवाह धवल का शिलालेख जो कि 1158 ईस्वी में अवस्थित से इसका संबंध है। अन्य जलप्रपात की बात करें तो तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थिति दुर्गावती नदी के समीप कैमूर जिला। जियारखंड जलप्रपात अवस्थिति फुलवरिया नदी भोजपुर जिला। ओखारीन कुंड अवस्थिति गोपथ नदी रोहतास जिला। देवदारी जलप्रपात अवस्थिति कर्मनासा नदी जिला रोहतास। खुआरीदा नदी कौन सा है, असाने जिला रोहतास। राकिम कुंड नदी गायघाट जिला रोहतास। सुआर नदी कौन सी है, पूर्वी सुआर जिला रोहतास। बिहार के प्रमुख उष्ण जलकुंड की अगर बात करें तो राजगीर जो कि नालंदा जिला में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड है। ओके, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदूम कुंड। ओके, ये चीज़ें आपको पीटी की दृष्टि से याद रखना है। मुंगेर की बात करें तो लक्ष्मण कुंड जो कि मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है। लक्ष्मेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड। पंचतर कुंड, भीम बांध और ऋषि कुंड। गया की बात करें तो अग्नि कुंड। बिहार की प्रमुख झीलें सो कांवर झील अवस्थिति मझौल गांव बेगूसराय जिला। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है यह। ठीक है, बूढ़ी गंडक के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है और जल निमग्न वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध हाइड्रा, वेल्सिनेरिया व लेप्ल
राल्स आदि। ठीक है, लगभग 106 प्रजातियों के पक्षियों के साथ साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का यह आश्रय है। बिहार का प्रथम रामसर स्थल इसको घोषित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। गोगा बिल झील की अगर बात करें तो अन्य नाम घोघा झील, घोघा चाप, ये अन्य नाम भी आपको याद रखना है। पीटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आ भी चुका है। अवस्थिति मनिहारी कटिहार जिला, क्षेत्रफल 5 वर्ग किमी में फैला हुआ है। जल स्रोत की बात करें तो वर्षा और महानंदा से यह जल पाता है। सिमरी बख्तियारपुर झील, अवस्थिति सहरसा जिला, आकृति घोड़े की नाल जैसी है। संगठक झीलें जमुनिया, गोबरा, कुमीबा व सरदिया। ठीक है, कुशेश्वर स्थान झील जो कि पक्षी अभ्यारण्य है, अवस्थिति कुशेश्वर स्थान प्रखंड दरभंगा। क्षेत्रफल की बात करें तो शरद ऋतु लगभग 20 वर्ग किमी, वर्षा ऋतु की बात करें तो 100 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल रहता है। तो इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा इसको भी आप याद रखेंगे। प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभ्यारण्य भी है यह। जगतपुर झील की बात करें तो अवस्थिति भागलपुर, क्षेत्रफल वर्षा ऋतु में लगभग 400 हेक्टेयर और ग्रीष्म ऋतु में 50 हेक्टेयर तक रहता है। पक्षियों का संरक्षण स्थल भी है यह। ठीक है, खड़गपुर झील की बात करें तो अवस्थिति मुंगेर, मानव निर्मित झील है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, यानी ये प्राकृतिक झील नहीं है। निर्माणकर्ता महाराजा दरभंगा, निकट स्थित आकर्षण की बात करें तो पंचकुमारी जलप्रपात, लक्ष्मी कुंड, उष्ण जल कुंड, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। मोती झील, अवस्थिति मोतीहारी, प्रमुख पर्यटन स्थल, हैंगिंग ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है यहाँ पर। पोंडू पोखर, अवस्थिति राजगीर, राजा पांडु की 37 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति यहाँ पर स्थित है। ओपन एयर थिएटर एवं अन्य मनोरंजन गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं। घोड़ा कटोरा झील, अवस्थिति राजगीर, बिहार सरकार द्वारा भारत में बुद्ध की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा का निर्माण प्रस्तावित है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखना। घोड़ा कटोरा झील। बावन पोखर तालाब की अगर बात करें तो अवस्थिति बासोकुंड वैशाली, महावीर स्वामी की प्राचीनतम प्रतिमा की प्राप्ति यहाँ पे हुई है। आगे चलते हैं। सरैया मान झील, अवस्थिति बेतिया, विशेष क्या है, तट पर लगे जामुन के पेड़ों से झील में गिरने वाले जामुनों के कारण पाचन हेतु स्वादप्रद जल की यहाँ पे उपलब्धता होती है। मुचलिंद झील की बात करें तो अवस्थिति बोध गया, महत्व क्या है, ज्ञान प्राप्ति हेतु बुद्ध द्वारा यहाँ ध्यान लगाया गया था। वैशाली का जो नाम है किस राजा से प्रेरित है, तो राजा विशाल, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सिंचाई परियोजना की बात करते हैं। बिहार के सिंचाई क्षमता जो है वो 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो कुल सिंचाई जो क्षमता है, चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर की है। सृजित सिंचाई क्षमता जो है 80.91 लाख हेक्टेयर की है। बृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता की अगर बात करें तो नवीनतम योजनाएं जो हैं वो दुर्गावती जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोसी, बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना, चोकन सिंचाई योजना आदि। ठीक है, चरम सिंचाई क्षमता की बात करें तो 53.53 लाख हेक्टेयर। सृजित सिंचाई क्षमता की बात करें तो 37.15 लाख हेक्टेयर की है। ओके, लघु सिंचाई की अगर हम बात करें तो लघु सिंचाई की अगर बात करें, चरम सिंचाई क्षमता 64.01 लाख हेक्टेयर। सृजित सिंचाई क्षमता 44.76 लाख हेक्टेयर यानी 69.9%, आपको याद रखना है। बिहार राज्य के प्रमुख नहर परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% योगदान है किनका, नहर परियोजनाओं का। सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक रोहतास में है जो कि 3.72 लाख हेक्टेयर में है।
सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम शिवहर जो कि 0.26 लाख हेक्टेयर है। नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र रोहतास नंबर 1 पे है जो कि 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है नहरों से। दूसरा पश्चिमी चंपारण 1.85 लाख हेक्टेयर। तीसरा औरंगाबाद जो कि 1.44 लाख हेक्टेयर। इनको पीटी की दृष्टि से आप याद रखेंगे कि नहरों से जो सिंचित क्षेत्र हैं सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है, रोहतास, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा औरंगाबाद। ये 3 श्रेणी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कोसी नदी परियोजना, इसको यहाँ पे जो स्थित फस्ते बांध और हनुमान नगर अवरोधक बांध नेपाल में अवस्थित है यह, ठीक है। अब अगर नहरों की बात करें यहाँ पे तो पूर्वी कोसी नहर जो कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और अररिया आदि हैं, ठीक है। पश्चिमी कोसी नहर की बात करें तो दरभंगा व मधुबनी आदि। और छतरा नहर नेपाल का मोरांग क्षेत्र। गंडक नदी परियोजना की बात करते हैं तो मुख्य पश्चिमी नहर है यह बिहार का, लंबाई 200 किमी, विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल। मुख्य पूर्वी नहर की बात करें तो लंबाई कितना है, 293 किमी, ठीक है। इसको अन्य नाम से क्या जानते हैं, तिरहुत नहर। विस्तार की बात करें तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण व समस्तीपुर जिला। सोन नदी परियोजना पे आते हैं। बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना जो कि 1876 ईस्वी में किया गया था इसको। और उद्गम क्या है, डेहरी जो कि रोहतास में है। प्रमुख नहर की अगर यहाँ पे बात करें हम तो पश्चिमी सोन नहर जो कि उद्गम डेहरी जो कि सोन नदी का बायां तट है। और लाभान्वित होने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं, रोहतास, भभुआ, भोजपुर व बक्सर। ओके, पूर्वी सोन नहर की बात करते हैं। उद्गम बरून जो कि सोन नदी का दाहिना तट है। देखिए ये जो बायां दायां की बात है ना, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जा सकती, पूछा जा चुका है। लंबाई 126 किमी। मुहाना की बात करें तो गंगा पटना के निकट। लाभान्वित होने वाले प्रमुख जिले कौन से, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल व पटना। ओके, त्रिवेणी नहर पे आते हैं। निर्माण 1907 में। उद्गम गंडक नदी जो कि त्रिवेणी व पश्चिमी चंपारण जिला में है। लाभान्वित जिला पश्चिमी चंपारण। ओके, अन्य सिंचाई योजनाओं की अगर बात करें तो चंदन जलाशय योजना जो कि भागलपुर, बांका में। बदुआ जलाशय योजना भागलपुर, बांका व मुंगेर में। मूसाखंड सिंचाई योजना जो कि कैमूर में। अब मूसाखंड से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, एक मूसा बांध भी है, कहाँ पर, यूपी में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कमला नहर पे। उद्गम कमला नदी दरभंगा जिला के उत्तर में है। प्रमुख लाभान्वित जिला मधुबनी। अब आते हैं सकरी नहर पे। निर्माण 1950 में। उद्गम सकरी नदी। लाभान्वित जो जिले हैं गया, नवादा, शेखपुरा व नालंदा। अन्य प्रमुख नहरों की बात करें तो दुर्गावती जलाशय परियोजना जो कि दुर्गावती नदी पर है। प्रमुख लाभान्वित जिले कौन से, कैमूर व रोहतास। बरनार परियोजना जो कि बरनार नदी पर है। लाभान्वित जिला की बात करें तो जमुई। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। बागमती परियोजना बागमती नदी पर स्थित है। जिला सीतामढ़ी। प्रमुख लाभान्वित जिले कौन से हैं, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर व शिवहर। ओके, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं बिहार के। सो डेहरी जो कि रोहतास में स्थित है। वरुण औरंगाबाद में। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। कटैया सुपौल। अगनूर अरवल। नासरीगंज रोहतास। त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण। सिरखिंडा रोहतास। बेलसार अरवल। सेबारी रोहतास। जयनागरा रोहतास। ये आप याद रखना, टोटल 11 नंबर है किसके, ये प्रमुख बिहार के विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको प्लीज़ आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। नलकूप की बात करते हैं तो कुल सिंचित क्षेत्र का 63.9% नलकूप से सिंचित होते हैं बिहार में। सर्वाधिक सिंचाई घटते क्रम की बात करें तो समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्वी चंपारण। इसको प्लीज़ आप याद रखना। तालाब की बात करते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र का 1.90%
बिहार में तालाब से सिंचाई किया जाता है। लगभग 115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होता है तालाब से। सर्वाधिक सिंचाई घटते क्रम में बात करें तालाब से तो दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई व सिवान जिला। पाइन की बात करते हैं तो कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली है यह। अत्यंत प्राचीन मौर्यकालीन है, ये आप याद रखना पीटे की दृष्टि से। प्रमुख जिले गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ओके। और प्रमुख भाग की बात करें तो आहार जो कि पाइन का मुहाना होता है, और करहास खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन का शाखा, उसको हम करहास कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं? कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। पीटी की दृष्टि से प्लीज को भी याद रखना। समझौता की बात करें तो 1954 में समझौता हुआ था इसके लिए। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1959 में। निर्माण कार्य पूर्ण हुआ 1963 में। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना 1978 में, ये आप याद रखिए। प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई व भूमि संरक्षण। सो मेंस की ये सेगमेंट है, आप प्लीज़ इसको मेंस में ये कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। परियोजना के चरण की बात करें तो जो प्रथम चरण है वह हनुमान नगर नेपाल में बांध निर्माण किया गया। पूर्वी जो कोसी नहर है वो 44 किमी का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण पे आते हैं तो पश्चिमी कोसी नहर जो कि 113 किमी का निर्माण किया गया। ओके, अब आते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना पे। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल की संयुक्त यह परियोजना है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत नेपाल समझौता 1959 में हुआ था, और योजना आयोग द्वारा परियोजना की मंजूरी 1961 में। जल विद्युत परियोजनाओं की जो स्थापना है वो पश्चिमी चंपारण जिला में हुआ है। अब आते हैं पूर्वी गंडक नहर परियोजना पे। मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, सिवान। अन्य नाम की बात करते हैं इसको हम तिरहुत नहर के भी नाम से जानते हैं। गंडक नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना कुल लंबाई 200 किमी, 3 भागों में विभाजित है। लाभान्वित जिले देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर व महाराजगंज जो कि उत्तर प्रदेश की जिले हैं। सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है, यह बिहार के जिले हैं, और भैरवा यह नेपाल का क्षेत्र है। तो आपको इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह यूपी और बिहार के सम्मिलित जिले हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो पूर्वी गंडक नहर परियोजना है वो किनको किनको लाभान्वित करती है। तो देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज ये जो यूपी के क्षेत्र हो गए। सारण, सिवान, गोपालगंज यह बिहार के क्षेत्र हो गए, और भैरवा ये नेपाल का क्षेत्र हो गया। तो इसलिए इसका डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका स्थापना भी और लंबाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बांध निर्माण किया गया है। तो ये भी आप याद रखना कि वाल्मीकि नगर में जो कि पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है में गंडक नदी पर बांध निर्माण किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं सोन बहुउद्देशीय परियोजना पे। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है सोन बैराज व इंद्रापुरी जो कि कदवन बैराज नामक जलाशय का निर्माण करता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है जो कि 1407 मीटर का है। निर्माण प्रारंभ हुआ था 1960 में, पूर्ण हुआ 1965 में। और नहरों की बात करें तो पश्चिमी सोन नहर, शाखाएं बक्सर, आरा, चौसा नहर, पूर्वी सोन नहर। अगर पूर्वी बात करें तो सोन नहर पूर्वी में। ठीक है, और जल विद्युत केंद्र की बात करें तो वरुण जल विद्युत केंद्र जो कि 3.3 मेगावाट क्षमता जो कि 1996 में, और डेहरी जल विद्युत केंद्र जो कि 6.6 मेगावाट क्षमता का वर्ष 1993 में। तो ये जल विद्युत केंद्र भी आप याद रखना, इसका अवस्थापना समय भी याद रखना है आपको। ठीक है, बिहार की जलवायु की बात करते हैं तो बिहार की जो जलवायु का वर्गीकरण है अगर उसकी हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी के अगर दृष्टि से बात करें तो कोपेन के अनुसार मध्यतापीय व गंगा तुल्य। उत्तरी बिहार की बात करें तो किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सोगावनी, अररिया आदि। ठीक है, दक्षिणी बिहार की बात करें तो पटना, गया, मुंगेर व महानाबाद आदि। ये क्या है? उपोष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु के जो अवस्थिति है यहाँ पर। ठीक है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात करें तो ग्रीष्मकालीन तूफान,
ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी के समीपता और हिमालय से निकटता, दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ी उच्चावच व काल बैसाखी पवने। तो ये जो काल बैसाखी पवने हैं ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया कि ग्रीष्मकाल में ये पवनें बहती हैं, लेकिन ये जो अवस्थिति है ना इसको भी याद रखना, क्यों? बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से हैं? ग्रीष्मकालीन तूफान, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता भी प्रभावित करता है, बंगाल की खाड़ी के समीपता बिहार की जो समीपता है बंगाल की खाड़ी के पास है, ये भी एक कारक है। ओके, हिमालय से निकटता भी, दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ी नुमा उच्चावच की जो अवस्थिति है भौगोलिक, और काल बैसाखी पवने तो हो ही गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कारकों में। बिहार के प्रमुख ऋतुओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो जो काल है वह यानी समय जो है वो मार्च से मध्य जून तक, ठीक है, लू का प्रभाव होता है। जो इस समय का हवा चलता है वो लू चलता है, ठीक है, जो कि शुष्क हवा होता है। ओके, सबसे गर्म स्थान गया है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है। मानसून के पहले स्थानीय तूफान व ओला वृष्टि का अवस्थिति समय रहता है। बिहार में वर्षा ऋतु की बात करते हो तो जो समय है वह मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर का समय है। सर्वाधिक वर्षा जो होता है वह जुलाई व अगस्त माह में होता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। ओके, और हम यूपी की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? गोरखपुर में। ओके, वर्षा का कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। पूर्वी बिहार में 8 जून व पश्चिमी बिहार में 15 जून में मानसून का आगमन हो जाता है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अरवल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। और देखिए जितना भी हमने सेगमेंट पढ़ा ना, अगर मैं बोलूँ कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो बिहार के जलवायु का ये जो सेगमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बिहार का कोई भी पेपर हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आप प्लीज़ ज़रूर बना लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बिहार में शीत ऋतु की बात करते हैं तो जो समय है वो मध्य अक्टूबर से फरवरी का समय है शीत ऋतु का, ठीक है। सर्वाधिक ठंड मध्य दिसंबर से जनवरी में पड़ता है और पर्वतीय तराई व दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाला पड़ता है, ठीक है। और शीत ऋतु में वर्षा जो है वो 5 से 10 सेमी के मध्य होता है, ठीक है। बिहार में वन की बात करते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 की बात कर रहे हैं, ये आप याद रखना। अगर बीपीएससी का 69 पीटी के पहले अगर कुछ भारत वन रिपोर्ट आ जाता है बिहार से जुड़ा हुआ तब तो हम अपडेट करेंगे उसको, अदरवाइज आप इसी को करंट अफेयर ही मान के चलना बीपीएससी पीटी 69 के लिए, ठीक है। ये बात आप प्लीज़ याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बिहार में बनावट की बात करते हैं, ठीक है। तो गैर वन जो क्षेत्र हैं बिहार के वह 91% गैर वन जो क्षेत्र हैं बिहार के वो 91.91% है। दिस इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट। अति सघन वन कितना है? 333.42 किमी। अगर परसेंटेज में बात करें तो पूरे भौगोलिक क्षेत्र के बिहार का 0.35%। खुले वन की बात करें तो बिहार में 4% खुला वन है, ठीक है। सो इसको आप यहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं पॉइंट में। गैर वन क्षेत्र 91.91%, अति सघन वन 333.42 किमी यानी 0.35%, खुले वन 4%, मध्य सघन वन 3.49%, कुल वनावरण 7.84%, झाड़ियाँ 0.25% बिहार के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का, ये आप याद रखना, ओके। चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले जो हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे पीटी के, आप याद रखना इसको, ठीक है ना। पीटी के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। क्या न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? शेखपुरा, यहाँ पे 0.17% वन। दूसरे नंबर पे सिवान 0.3452%। तीसरे नंबर पे बक्सर 0.34, गोपालगंज फिर
जहानाबाद। देखिए जो डाटा है या भूल जाएंगे, बस याद रखना, रट लेना कि न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे शेखपुरा, फिर सिवान, शेखपुरा, सिवान, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद। शेखपुरा, सिवान, दो तो ऐसे याद हो गए कि पहले बड़ा सा आता है फिर छोटा सा, तो पहले शेखपुरा फिर सिवान, ठीक है, फिर बक्सर, फिर गोपालगंज, फिर जहानाबाद। ये आप ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। ओके। प्रमुख वन संरक्षण संस्थान की बात करें तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में अवस्थित है, चिड़ियाघर सफारी राजगीर में अवस्थित है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में अवस्थित है, राजकीय वन शिक्षण संस्थान गया में अवस्थित है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। देखिए डाटा पे मत आना क्योंकि डाटा में ना थोड़ा सा आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में याद रखना। अभी हमने क्या देखा, न्यूनतम वनावरण वाले जिला शेखपुरा, सिवान, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं, कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। इसको आप ऐसे याद करके चलोगे तो चीज़ें बनेंगी, ठीक है। ओके। और 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि की बात करें तो बांका में हुई है, फिर जमुई में हुई है, फिर गया में हुआ है। तो 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले जिला कौन कौन से बिहार के, बांका, जमुई, गया, ठीक है। बांका, जमुई और गया, आप इसको ऐसे याद रखना घटते क्रम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2019 की तुलना में वनावरण की सर्वाधिक हानि की बात करें तो कैमूर, सुपौल, रोहतास। बिहार के अति सघन वन वाले जो ज़िले हैं पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, जमुई और लखीसराय, रोहतास। आपको ऐसे इसको याद रखना। देखिए थोड़ा सा टिपिकल तो लग रहा है, लेकिन जब इसको आप नोट्स बनाकर एक दो बार देखेंगे ना, कहीं पर आप चिपका दोगे जिसको बार बार देखोगे ना, तो चीज़ें रट जाएंगी। जैसे बिहार में अति सघन वन वाले ज़िले की बात करें तो पश्चिमी चंपारण नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे मुंगेर, नंबर 3 पे जमुई, नंबर 4 पे लखीसराय, नंबर 5 पे रोहतास है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को याद रखने हैं। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव तथा पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि बाग रणस्थली जो कि प्रमंडल 1 और 2 पश्चिमी चंपारण जो कि 335.64 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इसकी अधिसूचना वर्ष 1990 ईस्वी की है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि बाग रणस्थली प्रमंडल 1 व 2 पश्चिमी चंपारण जो कि 880.78 वर्ग किमी फैला हुआ है। अधिसूचना वर्ष 1978 है, 78। और प्रोजेक्ट टाइगर की आरंभ हुआ था यहाँ पर 1994 में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गया में अवस्थित है 138.33 वर्ग किमी में फैला हुआ है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है जो कि 680.94 वर्ग किमी फैला हुआ है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास में अवस्थित है। राजगीर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि नालंदा में है और ये 35.84 वर्ग किमी फैला हुआ है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि भागलपुर गंगा नदी की लंबाई 60 किमी यहाँ पर है और अधिसूचना वर्ष इसका 1991 है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में स्थित है। तो आप इनको प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना करके, अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो को आप पॉज करके भी चीज़ों को पढ़ सकते हो। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना ताकि चीज़ों को आप डील कर सको। ओके, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि अभी समय है, आप इसका शॉर्ट नोट्स प्लीज़ बनाते चलिए। चलिए अब आगे चलते हैं, पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं। ओके, तो पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो सलीम अली साहनी पक्षी अभ्यारण्य जो कि बैडला झील वैशाली। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो कि जमुई लगभग 2 वर्ग किमी में है। ओके, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य मिथिला दरभंगा में स्थित है जो कि 29.21 वर्ग किमी फैला हुआ है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिला में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में
स्थित है, जो कि स्थापना वर्ष इसका 1987 है। ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ बात करें तो महावीर जैव विविधता पार्क स्थित है कहाँ? जमुई में। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2006 को। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करना पीटी के एस्पेक्ट से। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है कहाँ? पटना में। ये इंपॉर्टेंट है पीटी के सेगमेंट से। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में वनोत्पादन आधारित उद्योग की बात करें तो प्लाईवुड निर्माण बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर। कत्था उद्योग बेतिया, गत्ता उद्योग समस्तीपुर व दरभंगा। ओके। बिहार की प्रमुख वनोपज की बात करें तो सेमल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है। वैज्ञानिक नाम इसका है बाम्बैक्स सेइबा। ओके। प्रमुख उत्पादन की बात करें तो लकड़ी व रुई, लाल रंग का पुष्प इसमें खिलता है। अन्य नाम कॉटन ट्री। प्रमुख क्षेत्र तराई क्षेत्र है। साल की बात करते हैं, अन्य नाम साखू। वैज्ञानिक नाम सोरेया रोबुस्टा। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। प्रमुख उत्पाद रॉल, धूपबत्ती व औषधि। लकड़ी की बात करें तो रेलवे लाइन, स्लीपर व पानी वाले जहाज आदि का निर्माण करने में इसकी लकड़ी आती है। ओके। प्रमुख क्षेत्र की बात करें इसके तो पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज व पश्चिमी चंपारण इसका प्रमुख क्षेत्र है। शीशम की बात करते हैं तो वैज्ञानिक नाम डलवर्जिया सीसू। उत्पादन लकड़ी, पत्तियां व जड़ें। प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पूर्व बिहार। पर्णपाती वृक्ष वन है, उसका उदाहरण भी है। यह तनु पे आते हैं। महोगनी परिवार का यह वृक्ष होता है। उत्पादन लकड़ी के लिए, फर्नीचर व खिलौने आदि का निर्माण होता है। लाख वैज्ञानिक नाम लेसिफर लक्का। संस्कृत नाम लाक्षा से व्युत्पन्न। उपनाम प्रकृति का वरदान। सूक्ष्म कीटे द्वारा निर्मित होता है। प्रमुख क्षेत्र बिहार झारखंड सीमा पर। लाख हेतु आदर्श बीज पलास, बरगद, गूलर व कुसुम। सो एवरीबॉडी, आपको यह सेगमेंट कैसा लगा, क्या कमी रहा, आप इसको प्लीज़ बताइए और फुल कोशिश किया जाएगा कि आपके जो भी सुझाव रहते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए, उस पर काम किया जाए। देखिए टोटल 5 पार्ट में हम बारी बारी तो बात कर लिए। अगर आप कहेंगे तो जो भी 5 पार्ट है उसको कंपाइल करके बिहार स्पेशल के नाम से, बिहार स्पेशल जीके के नाम से एक और वीडियो दिया जाएगा। अगर ये पार्ट वाइज आप चाहते हैं कि एक ही जगह मिल जाए तो उसको भी हम कंपाइल कर देंगे और कंपाइल करके फिर से अपलोड किया जाएगा। अदरवाइज़ आप चाहें कि थोड़ा सा बर्डन न पड़े, छोटे छोटे पार्ट में देखें तो बिहार स्पेशल का जीके मैं टोटल 5 पार्ट में कंप्लीट करा दिया हूं। प्लीज़ आप इसको देखिए और देखिए, वीडियो का व्यूअरशिप बढ़ाना मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं एक बहुत मेहनत से वीडियो को बनाता हूं आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप इसका बेनिफिट उठाइए। अगर आप ये सेगमेंट देख चुके हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको रिवीजन के लिए यूज करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए और जितनी बार हो सके उतनी बार इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि मोटिव क्या है? BPSC 69। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए मिलते हैं बिहार के एक और स्पेशल सेगमेंट। थैंक यू सो मच।